अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारे चैनल एजुकेशन पीन के ऊपर जो हमारी लॉ से रिलेटेड सीरीज़ हैं वो चल रही हैं, और इसके अंदर हम पाकिस्तान पिनल कोड जो कि 1860 है उसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर का जो है वो लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमारे जो है वो 6 लेक्चर्स तकरीबन इसी चैप्टर के ऊपर गुजर चुके हैं। अगर आपने उनमें से अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा या कोई लेक्चर स्किप हो गया है आपसे, तो लिंक्स जो है इंशाल्लाह मैं कुछ लेक्चर्स के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा उनको विज़िट कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे सेक्शंस हैं, वो सेक्शन नंबर 65 से ऑनवर्ड हम चलेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये हमारा सेक्शन नंबर 65 है, जो कि लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। इसकी हमने बात अपने सेक्शन नंबर 60 जो 4 था उसके अंदर भी की थी कि जब इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, यानी कि मिसाल है एक बंदे को 10 साल सजा होगी, साथ में उसे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जुर्माना भी हो गया, ठीक है। तो अब अगर वो बंदा 10 साल की सजा के बाद जो है वो जुर्माना नहीं देना चाहता, मिसाल लोग कहते हैं यार 2.5 साल जो है क्या उसे कहते हैं 2.5 लाख रुपया भी ज़ाया करें, 10 साल सजा भी काट ली हमने, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। तो अगर इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद के साथ साथ फाइन भी उसे किया गया, तो फिर वो कहता है कि यार चले 1/4 सजा है, 10 साल है, 2.5 साल और काट लेते हैं, तो 5-6 लाख रुपए जो है फाइन हुआ है वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 65 है। इसका हमने जनरल ओवरव्यू जो है वो हमने उसके अंदर सेक्शन 54 के अंदर भी डिस्कस किया था, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात हो रही थी। तो इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम सजा है जो उस बंदे को हुई है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम सजा से 1/4 नहीं हो सकती। अब यहाँ पे दो चीजें जो हैं वो समझने वाली हैं। एक वो सजा कि जो उस बंदे को अदालत ने दे दी। अब अदालत की डिस्क्रिशन है कि वो जो एक टाइम लिमिट की सजा है, मिसाल है कि एक जुर्म है, उसके अंदर सजा कहा गया है कि द पनिशमेंट विल नॉट एक्सीड फ्रॉम, मिसाल के तौर पे समझने वाली बात है कि एक जुर्म है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सीड नहीं करेगी 10 साल से। द इम्प्रिजनमेंट विल नॉट एक्सीड द टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब वो 10 ईयर एक साइड पे हो गए। अब जुर्म देखा गया, अदालत ने देखा कि इस बंदे को सजा चले 10 साल नहीं देते, 7 साल सजा दे देते हैं, 8 साल सजा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात समझने वाली है, ठीक है, कि उसको जो सजा का 1/4 मिलना है वो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट का मिलना है। यानी अगर किसी जुर्म के अंदर सजा की जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम उसका टेन्योर वो 10 साल है, तो वो 10 साल का 1/4 मिलेगा, उसको 8 साल का 1/4 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे आप गौर करें कि विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, यानी कि जो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम फिक्स की गई है, ठीक है, उसके लिए उस सजा का जो है वो 1/4 मिलेगा। ये नहीं कहा जाएगा कि कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी तौर पे अपनी ताकत का इख्तियार करते हुए, ताकत को बुरे कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए जो है वो 8 साल सजा दे दी, 6 साल सजा दे दी, तो अब 6 साल का क्या किया भाई, ये 1/4 का ले। नहीं, अगर उस जुर्म की सजा 10 साल है तो उस 10 साल का 1/4 यानी कि 2.5 साल बनेगा, और वो उसको जो है वो सजा दी जाएगी। ये एक सेक्शन 5 के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है, तो ये हमने आज कर दिया है। तो नेक्स्ट हम अपने सेक्शन नंबर जो हमारा 66 है उसकी तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 66 जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन को बयान करता है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है कि जब हमने पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट के अंदर इम्प्रिजनमेंट की बात की, तो इम्प्रिजनमेंट में हमने दो तरह की इम्प्रिजनमेंट को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज जो हमारे पास थी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और सेकंड वन जो थी हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे वो इसी चीज को दोबारा बयान करना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। यानी कि अगर कोर्ट उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी थी उसे, ठीक है,
कोई इतना उसका स्वेर किस्म का क्राइम नहीं था। कोर्ट ने कहा कि इसको जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट से ही इसको जो है ना वो डेटरेंस और रिहेबिलिटेशन वगैरह जो थ्योरीज हैं हमने देखी थी, तो उनके बुराकार इस्तेमाल में लाते हुए तो उसी को जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट से हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो बात कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा कि अब उसने फाइन नहीं दिया तो बस अब लाजम मलजूम है कि अब इसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाए ताकि आइंदा इसे नसीहत हो कि भाई कोर्ट अगर कोई फैसला करे तो उसके फैसले को मान। ऐसा नहीं है। तो माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, जो उसे सजा चल रही थी उसकी सिंपल चल रही थी तो सिंपल ही आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। 1/4 जो उसकी सजा में एडिशन हुई है तो वो सिंपल ही जो है वो चलती रहेगी। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन था, ठीक है। इसके अंदर बस यही एक एनी डिस्क्रिप्शन का जो है वो एक पॉइंट था वो समझने वाला था, वो हमने बयान कर दिया। नेक्स्ट वन हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर जो 67 है उसकी तरफ। तो सेक्शन 67 जो है वो बयान करता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब ऐसी भी सूरत है, हमने देखा कि बात सूरतें ऐसी हैं कि सिर्फ आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों साथ ही दिए जाएं, ऐसा नहीं पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन जरूरी नहीं हर दफा, ठीक है। तो ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जिसके अंदर सिर्फ जो है वो फाइन के साथ गुजारा चल सकता है। तो वो कहता है कि ऐसी सूरत हाल में इम्प्रिजनमेंट अगर वो फाइन बंदा नहीं देता तो इम्प्रिजनमेंट किस तरह की होगी, पढ़ते हैं। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विद द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी सिंपल। यहां पे ये बात गौर कर लें कि शैल बी सिंपल। नेक्स्ट हम जरा पढ़ते हैं फिर इसको इकट्ठा ही एक्सप्लेन करेंगे। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू द इम्प्रिजन in default of payment of fine shall not exceed the following scale। अब following scale क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। following scale क्या है कि that is to say for any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 50 rupees। अब ये 50 रुपीज वाली क्या कहानी है इसको मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ लें। दूसरे पॉइंट में कहता है कि फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees। इसके अंदर एक मजीद तीसरा पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लें कि फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months in any other case। तो हमने यहाँ पे 4 बातें की टोटल। पहली बात जो हमने की वो की कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो शेल भी सिंपल होगी, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट क्या होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। किस सूरत के अंदर कि जब सजा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे उसे सिर्फ क्या फाइन की सजा दी, अब उसने फाइन नहीं पे किया या वो नहीं पे करना चाहता या उसके पास सर्कमस्टांसिस ही ऐसे नहीं है, उसके पास माल ही बाकी नहीं बचा कि वो फाइन दे सके, तो उसमें क्या होगा कि शैल भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट की जाएगी। तो इसमें क्या है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो कायदा 1/4 वाला कायदा जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात जो की कि वो 2 माह से ज्यादा नहीं होगी कि जब फाइन जो है 50 रुपए का हुआ। अब आज के दौर को अगर देखें तो फाइन जो है वो 50 रुपए बड़ी एक मजाक वाली बात है कि भाई 50 रुपए फाइन, 50 रुपए दो यार, 2 महीने कौन जेल में रहे हैं। तो ये उस टाइम की बात है कि जब 50 रुपए आज के दौर में गालिबन 50,000 के लगभग तो बनते होंगे इसकी वैल्यू के एतबार से, ठीक है। तो इसको अभी अमेंड करने की जरूरत है, करना चाहिए, इस पर फोकस देना चाहिए, नहीं कि इस चीज को देखें कि भाई आज के दौर में वो 50 रुपए वाली बात नहीं रहेगी। खैर समझाने के लिए मकसद है कि 2 माह उसे सजा होगी, ठीक है। 2 माह से ज्यादा उसे सजा नहीं दी जा सकती कि जब अमाउंट जो है वो 50 रुपए तक हो, ठीक है। और इसी तरह अगर 100 रुपए है तो क्या उसे कहते हैं 4 माह से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। अब अगला जो पॉइंट है वो पॉसिबल है कि आज के दौर में एप्लीकेबल किया जाए फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस। अब 100 रुपए से ज्यादा, अब जारी बात है फाइन आज के दौर में 100 रुपए तो नहीं होगा, 100 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में ये तीसरा जो हमारे पास जो पॉइंट है, तीसरा जो हमारे पास क्या उसे कहते हैं स्केल है, यही एप्लीकेबल की पॉसिबिलिटी है कि फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस। तो 6 माह, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ऐसी सूरत की जिसमें सिर्फ फाइन हुआ, इंप्रिजनमेंट नहीं हुई, किसी किस्म की कोई कैद ना सिंपल ना रिगरस, सिर्फ फाइन से उन्हें पनिशमेंट दी गई। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो उसे अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन करता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसको 6 माह तक मैक्सिमम सजा दी जा सकती है, 6 माह से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। ये सेक्शन हमारे जो 67 था उसके अंदर 4 पॉइंट थे जो कि डिस्कस करने वाले थे, तो ये हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 68 की तरफ। सेक्शन 68 है हमारा कि इम्प्रिजनमेंट
टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। हम ये सारी बातें जो हैं अब इम्प्रिजनमेंट और फाइन से रिलेटेड करते आ रहे हैं। पहली सूरत हाल में हमने ये देखा कि जो उसे इम्प्रिजनमेंट हुई साथ में फाइन हुआ, अब उसने फाइन नहीं पे किया तो उसकी इम्प्रिजनमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो एक सूरत हाल पैदा होती है कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, फाइन हो जाता है सिर्फ, उस सूरत में वो फाइन नहीं पे करता तो जो स्केल्स के तहत उसे सजा दी जाएगी, वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब ये एक नया पॉइंट हमारे पास आया है कि इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अब एक बंदा था, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह लेते हैं किसी बंदे को सजा हो गई, फाइन हुआ या उसे सजा हुई, ठीक है, और फाइन हुआ साथ में, सजा उसकी पूरी हो गई लेकिन फाइन की वजह से वो सजा काट रहा है, ठीक है। तो उस टाइम की उसके पास कोई पैसा को मालूम मता नहीं था, उसका कोई दोस्त आया, कोई रिश्तेदार आया, कोई बेटा उसका बाहर से आया, उसने देखा कि ये सारा मामला है तो उसने कहा कि भाई सजा कितनी है, इतनी सजा है, इतना फाइन है, ये फाइन पकड़ो। तो वो इस सूरत हाल में कहते हैं कि जैसे ही आप फाइन को पे करेंगे तो वो इम्प्रिजनमेंट कि जो आपकी फाइन की वजह से ऐड हुई थी, चाहे वो आपका 1/4 हो या जो हमने प्रीवियस स्केल्स के ऊपर हमने इम्प्रिजनमेंट को डिस्कस किया था कि 2 माह, 4 माह, 6 माह, या उनमें से किसी किस्म की कोई इम्प्रिजनमेंट हो, तो वो जैसे ही आप फाइन देंगे वैसे ही आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। द इम्प्रिजनमेंट विच इज imposed in default of payment of fine shall terminate whenever the fine is either paid or levied by process of law। या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि फाइन माफ कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर भी क्या है, उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी। इसके अंदर एक पॉइंट है वो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास सीआरपीसी सेक्शन 386 के तहत जो फाइन कलेक्शन है, यानी कि उस प्रोसेस के थ्रू जो फाइन जमा करवाया जाएगा या जो लेविड होगा, तो उसके तहत अगर कोई मिसाल के तौर पे फाइन जमा करवाया जाता है या लेविड हो जाता है तो तब जो है ये टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट अकर होगी। तो ये सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 386 क्या है, या इंशाल्लाह ताला हम जब सेक्शन पढ़ेंगे सीआरपीसी के, जब सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, जिस तरह हमने अपने सेक्शंस को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इसके प्रोसीजर को बयान कर रहा है। अगर किसी को शौक हो तो वो इंटरनेट के ऊपर या हमसे कॉन्टेक्ट करके सेक्शन जो है वो हासिल कर सकता है। तो नेक्स्ट वन चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 69 की तरफ। तो सेक्शन 69 ये कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब एक सूरत हाल ये भी पैदा हो सकती है, ठीक है, कि एक बंदे को फाइन काफी ज्यादा हो गया, मिसाल है कि उसकी इतनी इस्तात नहीं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब 5 लाख रुपए उसे फाइन हो गया, 5 साल की उसे क्या उसे कहते हैं सजा हुई, ठीक है। या मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि उस बंदे को 5 लाख रुपए फाइन हुआ और उस फाइन को क्या उसे कहते हैं ना करने की, अदा करने की वजह से उसके ऊपर जो 1/4 ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऐड हो गई वो 5 महीने हो गई, ठीक है। अब 5 लाख रुपया और 5 महीने के अंदर अगर हम देखा जाए तो 1 लाख रुपया 1 महीने के एतबार से बनता है, ठीक है। इन जनरल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब एक तरफ उसे 5 लाख रुपया फाइन हो गया, दूसरी तरफ उसे 5 महीने एडिशनल जो 1/4, ठीक है, उसके तहत जो है उसे सजा हो गई, ठीक है, उसकी सजा में 5 महीने इजाफा हो गया। अब उसने देखा कि यार जो इतना अर्सा मैंने सजा काटी है, अब मजीद मुझे 5 महीने और काटनी पड़ेगी, ठीक है। वो देखता है कि उसके पास जो है 4 लाख रुपया अपने एसेट्स के अंदर एक्स्ट्रा पड़ा है, या मिसाल के तौर पे वो 4 लाख रुपए की गुंजाइश निकाल सकता है, ठीक है, अपने बैंक बैलेंस के अंदर से। तो अब 4 लाख रुपया अगर वो पे कर देता है, ठीक है, तो इट्स मीन कि उसकी जो 4 माह की इम्प्रिजनमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी इम्प्रिजनमेंट काटेगा, वो काटेगा 1 माह की इम्प्रिजनमेंट काटेगा। यही वो यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, कि ऐसी मिसाल के जो सजा इम्प्रिजनमेंट दी गई, कैद से दी गई, ठीक है, कि जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के इवज की गई, सच अ proportion of the fine be paid or levied by the term that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportion to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। ठीक है, सजा उसकी खत्म नहीं हुई थी, ठीक है, उसने फाइन क्या उसे कहते हैं जितना फाइन था उसका कुछ पोर्शन दे दिया, ठीक है, तो जितना पोर्शन दिया तो उसकी जो सजा उस एतबार से थी वो जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक बात है कि इफ एक्यूज बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म इम्प्रिजन फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफर टू पे प्रोपोर्शन
amount of fine for unexpired period of sentence, then authorities would, in compliance with section 69 and rule 44 of Pakistan prison rule, make requisite calculation of fine and upon its payment would release from jail if he is not required in any other case. तो जो सेक्शन 69 के साथ साथ रूल 44 है किसका, पाकिस्तान प्रिजन रूल, तो उसको सारी चीजें देखते हुए जो है उसके से फाइन कलेक्ट कर लिया जाएगा और जो उसका सजा का पोर्शन है वो खत्म कर दिया जाएगा उतना, ठीक है। अगर वो किसी क्या उसे कहते हैं मजीद किसी जो है वो जुर्म के अंदर मतलूब नहीं है। इस बात को मजीद थोड़ा समझने के लिए इस बात को समझ लें कि एक बंदे को उसी मिसाल को हम लेते हैं कि 5 लाख रुपए उसे क्या उसे कहते हैं जुर्माना हुआ, 5 महीने उसकी सजा में एडिशन हो गया 1/4 के तहत, ठीक है। अब उसने एक माह सजा काट चुका, ठीक है। उसके बाद वो देखा उसका कोई दोस्त आया, उसका भाई आया बाहर से, उसका कोई बेटा आया, ठीक है, या उसको कोई वरासती जायदाद से हिस्सा मिला, ठीक, समहाउ उसके पास पेमेंट आ गई, ठीक है। अब एक माह वो सजा काट चुका, मीन टू से उसका 1 लाख रुपया खत्म डिडक्ट हो गया, ठीक है, उसके हिस्से की उसने सजा काट ली। अब वो क्या करता है कि वो 4 लाख रुपए जमा करवा देता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी सजा उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी, भाई फाइन हो गया, सजा भी उसने जितने इसने पैसे नहीं दिए उतने उसने सजा काट ली है, बाकी जो टाइम था उसका उसने पैसा दे दिया है, अब ये सजा टर्मिनेट। इसी सिनेरियो को थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट से समझे कि उसके बाद 4 लाख रुपए नहीं आया, 1 महीना उसने सजा काट ली, उसके बाद 3 लाख रुपए आया, ठीक है। अभी उसे सजा काटते हुए क्या हो गया टाइम, 1 माह 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ठीक है। 3 लाख रुपया उसने आया तो उसने 3 लाख रुपया जो है वो दे दिया। अब हमने देखा था कि हमारे पास लाख रुपया इज इक्वल टू 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 1 लाख फाइन इज इक्वल टू 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो अब जब वो 2 माह मुकम्मल कर लेगा, 3 लाख रुपया उसने 3 माह का जो है वो जमा करवा दिया, 2 माह जब वो जैसे ही उसके मुकम्मल होंगे उसकी जो सजा है वो टर्मिनेट हो जाएगी, और यही यहाँ पे इस पॉइंट को जो है वो बयान किया गया है। इसको आसान अल्फाज के अंदर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मजीद आप जब इसको पढ़ेंगे तो मजीद इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये है कि जैसे ही जो आपका जो फाइन है आप समझ लें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी कितनी सजा से। तो ये सारा कुछ था हमारा सेक्शन 69 के मुताबिक, ठीक है। इसके अंदर मजीद कोई पॉइंट ऐसा है नहीं जो ऐसा डिस्कस किया जाए, ठीक है। मजीद फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर जो 70 है उसकी तरफ। सेक्शन 70 हमारे पास है वो ये है कि फाइन लेविएबल विद इन 6 years आर ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट दैट नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। एक्चुअली इस सेक्शन के अंदर 3 डिफरेंट बातों को डिस्कस किया गया है। पहली बात ये है कि फाइन लेविएबल विद इन 6 years, ठीक है। दूसरी बात उसने की आर ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, और थर्ड वन पे वो बात करता है कि डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, ठीक है। पहली बात को हम करते हैं कि द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर पासिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे पहली बात के जो फाइन लेविएबल विद इन 6 years वाली बात कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में चलते हैं द and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years than at any time previous to the expiration of that period। पहले इस पॉइंट को, इस बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो पहली बात वो बयान की गई कि वो विद इन द 6 years की बात की गई कि विद इन द 6 years से क्या मुराद है कि 6 साल तक जो वो इम्प्रिजनमेंट है, अगर उससे 6 साल से कम है तो उसके पास किसी भी टाइम जो है वो कोर्ट जो है उसके ऊपर इम्पोज यानी कि मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years, किसी भी टाइम जो है वो उसके ऊपर जो फाइन है वो इम्पोज कर सकती है, ठीक है। यानी कि उसे कह सकती है कि भाई फाइन देना स्टार्ट कर दो, शुरू में दे दो, इंस्टॉलमेंट में दे दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, जिस तरह से भी मर्जी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है कि जिसके अंदर 6 साल से ज़्यादा सज़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो फिर टाइम पीरियड एक्सपायरेशन डेट यानी कि जो जब उसकी सज़ा मिसाल है 8 साल है तो जब तक उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म होती है तो तब तक के लिए वो टाइम पीरियड चला जाता है। 6 साल से कम सज़ा के लिए टाइम पीरियड जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो बयान किया गया है 6 साल तक, कि 6 साल तक उस बंदे के पास, उस कन्विक्टेड पर्सन के पास टाइम है कि वो फाइन को दे सकता है। अगर फाइन नहीं देगा तो वो फिर अपनी 1/4 ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो पूरी करेगा, ठीक है। लेकिन जो कन्विक्टेड पर्सन है अगर वो उसकी 6 साल से ज़्यादा कम है तो उसके बाद 6 साल तक के लिए टाइम है कि वो अपना फाइन
दे ले, ठीक है। लेकिन अगर 6 साल से ज़्यादा है तो फिर वो आखिर तक चला जाएगा। नेक्स्ट वन जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये था कि डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, ठीक। एक बंदा मर गया, ठीक है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट, उसके ऊपर फाइन भी था, ठीक। तो अब ये नहीं हो सकता कि जो इसमें बयान किया गया, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेथ, ठीक है। तो उसकी जो लीगली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो उसके अंदर से जो अगर आप इस्लाम का कानून वरासत पढ़ें तो उसके अंदर ये बात सबसे पहले बयान की जाती है कि जो उसके कर्ज हैं उनको वरासत की तकसीम से पहले, ठीक है, नॉमिनेट किया जाता है कि भाई अगर इस बंदे ने कोई कर्ज देना था किसी का तो वो पहले क्लियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके वरासत की सबसे पहले तो कर्ज की अदायगी की जाती है, उसके बाद फिर जो वसीयत उसने की होती है 1/3 तक मैक्सिमम उसकी वसीयत को जो है वो एंटरटेन किया जाता है। उसके बाद जाके जो उसकी वरसा हैं, जो उसके कानूनी वरसा हैं, ठीक है, उनको जो है वो प्रॉपर्टी की तकसीम की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा उलट काम चलता है, वरासत तकसीम पहले होती है और कर्ज के मसाइल तो फिर भी चलते रहते हैं। बस ठीक है, बंदा मर गया तो कर्ज भी अल्लाह। खैर, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेथ, ठीक है। तो उसकी सज़ा को, ठीक है, अगर वो ड्यूरिंग द टेन्योर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी से उसका फाइन जो है वो लिया जाएगा अगर उसने अपनी सज़ा पूरी नहीं की। अब सज़ा पूरी से मुराद उसने अगर 1/4 भी पूरा नहीं किया तो जितना उसने पोर्शन पूरा किया होगा उसका डिडक्ट करके उतनी उसका जो है वो कंपनसेशन हो जाएगी, लेकिन बकाया उससे जो उसका फाइन है वो लिया जाएगा। ये कुछ हमारे पास सेक्शन 70 से रिलेटेड था। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 71 की तरफ। सेक्शन नंबर 71 जो है वो लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है। इस सेक्शन को हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ, उसको बाद में मैं जो है आपको समझाऊंगा तो फिर समझना जो है वो आसान होगा। तो वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट्स is itself an offense, the offender shall not be punishable, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि shall not be punishable with the punishment of more than one of such is offense unless it be so expressly provided। ये हमारे पास पहली बात हो गई। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। नेक्स्ट वन हम देखते हैं where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined are different offense। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offense। यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज को जो है क्रिएट करके कंबाइन करने की कोशिश की गई है, ठीक है, बल्कि कोशिश क्या की है इन्होंने, कंबाइन कर ही दिया है, ठीक है। तो डिफरेंट सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो हमारे पास ऐसा है कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, कि जो चीज़ तो ऑलरेडी ऑफेंस है, ठीक है, वो मुख्तलिफ पार्ट से, मुख्तलिफ समझ लें कि अवामिल से मिलकर ऑफेंस बन जाता है, ठीक है। और हर वो हिस्सा, हर वो अमल ऑलरेडी बाय सेल्फ खुद भी क्या है, एक जुर्म है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं, एक बंदा है, ए इज अ पर्सन, ठीक है, उसने बी को स्टैब किया चाकू से, यानी नाइफ से उसने स्टैब किया, ठीक है, और वो स्टैब करता गया अनलेस एंड अनटिल जो है वो बी जो है वो मर गया, ठीक है। इंटेंशन मर्डर को हम, इंटेंशन मर्डर के सिनेरियो को हम एक तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज एन इंटेंशन मर्डर, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्टैबिंग है, यानी कि जुरहा जो उसे मिली, ठीक है, अब उसकी जो जुरहा जो है उसकी कैविटी में भी हो सकती है, बॉडी कैविटी के अंदर उसकी किसी हड्डी को भी नुकसान पहुंच सकता है, उसका कोई आर्गन भी खुदा ना खास्ता हो सकता है, कान या नाक, होंठ वगैरह वो भी डैमेज हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स जो है वो खुद बाय सेल्फ एक क्राइम है, ठीक है। आप किसी के नाक को खुदा ना खास्ता काट दें, ठीक है, तो उसका वो एक अलग जुर्म है, उसकी अलग सजा है। कान को खुदा ना खास्ता डैमेज होता है, अलग सजा है। मुंह के इस हिस्से को डैमेज होता है, अलग सजा है। गले के इस हिस्से को अगर सिर्फ की अगर इस हिस्से को डैमेज होता है तो अलग सजा है। लेकिन ये सारे जो क्राइम्स हैं मिलके उस ड्यूरिंग द जो कन्विक्शन है, ठीक है, ड्यूरिंग द जो हमारे पास आता है कि उसने अपने कत्ल के अमल को मुकम्मल करने के लिए सारे
तरीकाकार सारे हरबे इस्तेमाल किए, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास जो एक मेजर क्राइम आया वो क्या आया, मर्डर आया, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो के अंदर ये बयान किया गया है। तो यहाँ पे वो बात करता है कि द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद इन द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच इज ऑफेंस अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता आप उसे पहला चाकू मारा उसकी अलग उसे सजा दी जाए 1 साल, दूसरा चाकू मारा उसे अलग सजा दी जाए, तीसरा चाकू मारा उसकी अलग सजा दी जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर इस तरह नहीं होगा कि उसको फर्स्ट स्टैबिंग की अलग सजा मिले, सेकंड स्टैबिंग की अलग सजा मिले, थर्ड स्टैबिंग की अलग सजा मिले, मतलब उसने 10 दफ़ा उसे खंजर मारा था तो हर एक को काउंट करके, और लास्ट पे मेजर जो क्राइम हुआ डेथ पनिशमेंट उसकी उसे अलग सजा मिले। तो ऐसा नहीं है। तो जो सवर किस्म की पनिशमेंट होगी, जो सजा होगी, उसी को जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा, उसी को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये सारा उस सिनेरियो के अंदर बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक सेकंड पॉइंट है जो समझने वाला है कि वेयर एनीथिंग is an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished। अब कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि जो मतलब जुर्म एक ही है, नोयत एक ही है, उसकी इंटेंशन एक ही है, मिसाल के तौर पे हम कंबाइनली कह लेते हैं कि वो सारी उसका तरीकाकार एक ही है, लेकिन एक ही लॉ ने उसको 2 डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है और उसकी डिफरेंट पनिशमेंट दी है। अब ये बात सोचने वाली है कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको जस्ट रेफरेंस देता हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 352 है, ठीक है, जो कि जबर यानी कि किसी के ऊपर जबर करके अपनी बात मनवाना, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और उसी को अगर हम देखें सेक्शन पीपीसी के अंदर 152, ये किसी सरकारी मुलाजिम के ऊपर जबर करना, ठीक है, उसको समझ लें आप डराना धमकाना, ठीक है। तो ये दोनों सीन एक ही है कि जुर्म एक ही है, क्या है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जबर करना, ठीक है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपनी बात को इम्पोज करने की कोशिश करना, ठीक। अब वहां पे क्या सिनेरियो है, वहां पे एक कॉमन पर्सन है, काम बंदा है 352 के अंदर, जबकि सेक्शन 152 के अंदर वही कॉमन पर्सन क्या है, वो सरकारी बंदा हो जाता है, ठीक है। अब वहां पे सजा क्या है, डिफरेंट है, और 352 के अंदर सजा जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि द ऑफेंडर शैल नॉट बी punished within a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offense, ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्शन जो है वो 71 है, जिसको हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। इसके अंदर 2 सिनेरियोज को बयान किया गया था। पहला सिनेरियो ये कि जो कि एक सीरीज ऑफ एक्ट्स मिलके क्राइम बनते हैं और वो सारे के सारे एक्ट जो है वो बाय सेल्फ खुद जो है वो क्राइम है। उसके अंदर क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर ये कि भाई उसको कोई इकट्ठी सजा दे दी जाएगी जो कि मेजर क्राइम को देखते हुए दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर एक क्राइम को इकट्ठा किया जाए, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि जहाँ पे 2 डिफरेंट सजाएं, एक ही अमल की 2 डिफरेंट सजाएं 2 डिफरेंट तरीके से बयान की गई हों, उनके अंदर हमारे पास जो है कि वो शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सेवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवार्ड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्शन जो है 71 था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 72 की तरफ। नेक्स्ट वन हमारे पास जो सेक्शन 72 है वो ये है कि पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच, यानी कि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि एक बंदा जो कि वो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स आई, जो फाइंडिंग्स आई, वो ये थी कि उसने बहुत ज़्यादा जुर्म किए थे, ठीक है, सेवरल ऑफेंसेस। लेकिन अब ये तयन करना मुश्किल हो गया जजमेंट के अंदर कि मिसाल के तौर पे कि इसको सज़ा किस जुर्म के तहत दी जाए। अब इस बंदे ने ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया, ठीक है। अब इसको किस जुर्म के तहत जो सजा दी जाए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन और सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, ठीक है, बट दैट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, ठीक है, कि वो जुर्म तो बेशुमार हैं, ठीक है। ये सीन क्रिएट होता है कि जब आप किसी जुर्म के अंदर मदद करते हैं, ठीक है, अब इसमें मदद की, इसमें मदद की, इसमें मदद की, ठीक है, थोड़ा सा ये भी करने की कोशिश किया, पार्ट इसमें भी लिया, ठीक है, पार्ट ऑफ एक्शन इस जुर्म के अंदर भी था, मौजूद था, ठीक है। तो अब डाउट क्रिएट हो गया जजमेंट से, यानी कि बेनिफिट आप समझ ले, थोड़ा सा डाउट उसे मिल रहा है इस सेंस में कि डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई किस एक्चुअल इसका बंदे का ऑफेंस क्या है, ठीक है, डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, इन सारे जुराइम में से एक्चुअल इस बंदे का ऑफेंस क्या है, इसके अंदर जो है वो डाउट क्रिएट हो चुका है। द ऑफेंडर इस सूरत में क्या होगा, शैल बी पनिश्ड
for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. अब मुख्तलिफ जराइम है, ठीक है, अब उस साझेदारी बात है, हर जुर्म की जो है वो सज़ा मुख्तलिफ है। तो अगर तो एक सीरीज़ के अंदर मतलब एक ही जुर्म था, फिर उसी के अंदर उसने मदद की, सेम जुर्म, तो फिर तो एक ही सेम ही सज़ा है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंट सीरीज़ ऑफ क्राइम से, डिफरेंट सेवरल क्राइम से, अब हर एक के अंदर सज़ा जो है वो डिफरेंट है। तो तब हम किस चीज़ को देखेंगे, हम लोवेस्ट उसकी जो पनिशमेंट है, लोवेस्ट पनिशमेंट जो देखी जाएगी वो ही उस बंदे को सजा दी जाएगी। कब, जबकि इस चीज़ के अंदर डाउट क्रिएट हो जाएगा कि अब पता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है, एक्यूज की तरफ ही जाता है। तो डाउट क्रिएट हो जाए कि इस बात पे कि एक्चुअल इस बंदे को किस गिल्ट के अंदर, किस जुर्म के अंदर सजा दी जानी है, तो तब जो क्या बेनिफिट क्रिएट होगा, बेनिफिट उसको ये मिलेगा कि उसको जो तमाम जराइम के अंदर से जो सबसे कम सजा होगी वो उस बंदे को दी जाएगी। तो ये हमारे पास सेक्शन जो है वो 72 था। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 73 की तरफ। सेक्शन नंबर 73 जो है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है। इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the punishment imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole according to the following scale, that is to say, यानी स्केल जो है वो आगे है, ये हम बयान करते हैं। स्केल पहला क्या है, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, ठीक है। a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. A time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. दोबारा हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जैसा कि आपको पिक्चर से भी जाहिर हो रहा होगा या इंग्लिश मूवीज़ देख देख के, इतना तो सीजन्स देख देख के इतना तो आइडिया हो ही गया है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है। यानी कि उसको बाकी जो कैदी हैं उनसे अलग थलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लासेस भी होती हैं, ठीक है, तो उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जनरल सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि उसको एक अलग थलग कमरे के अंदर, वो कमरा बाज़-औक़ात पैरेलल जो होता है, ठीक है, पैरेलल टू अर्थ होता है, ठीक है, जिसमें वो बंदा सिर्फ खुदा ना से लेट ही सकता है, और समटाइम वो जो 90 डिग्री किस बंदा सिर्फ खड़ा ही हो सकता है, इवन कि बैठने की भी जगह नहीं होती, ठीक है। तो डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट सिनेरियो के अंदर जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट जनरल आप ये समझ लें कि उस बंदे को आम कैदियों से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ऐसा, ठीक है, कि जब उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो उस पोर्शंस को यानी कि हफ्ता रख लिया, उसे 10 दिन रख लिया, ठीक है। तो ये भी एक है कि उसे 14 दिन कंटिन्यूसली से ज़्यादा नहीं रखा जाता, ठीक है। तो हफ्ता रख लिया, 10 दिन रख लिया, 12 दिन रख लिया, फिर कुछ दिन उसे बाहर रखा, दोबारा जो है वो उसे उसकी इम्प्रिजनमेंट के दौरान रख लिया। लेकिन उस पूरे टेन्योर के अंदर जो उसकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट की मुद्दत होगी वो 3 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। यानी कि अगर 10 साल की भी सज़ा है तो उसे जो मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी वो उसे 3 माह से ज़्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। जो स्केल उसने बयान की वो ये कि अगर कोई ऐसा जुर्म है, ठीक है, उसकी सज़ा जो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं, यानी 6 मंथ का सज़ा है, तो उसके लिए जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ की तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई 6 माह 3 माह थी तो 6 माह तो 3 माह से सोलिटरी कर दें, 3 माह से तो नहीं, उसका फिर स्केल के हिसाब से कम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो 6 माह से लेके 1 साल तक है तो उसकी 2 माह तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और अगर 1 साल से ज़्यादा है, जितनी भी हैं, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट की मुद्दत है वो 3 माह तक जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो ये सारा कुछ सेक्शन नंबर 73 से रिलेटेड था। तो ये सारा कुछ जो है वो सेक्शन नंबर 73 से रिलेटेड था, सोलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 74 की तरफ। तो सेक्शन 74
सेक्शन 74 के अंदर लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो मैंने पहले ही बताया था कि नॉट नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, जब भी उसे एक दफ़ा की जो सज़ा दी जाएगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 14 डेज से मैं उसे मैक्सिमम 14 डे उसके वन जो टर्म है उसके अंदर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी जा सकती है, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको देखा जाता है कि एक बंदा 14 दिन अकेला बिल्कुल अंधेरे में, ठीक है, लोगों से अलग थलग, किसी से बात नहीं कर सकता, तो वो उसको साइकोलॉजी पे भी सारी बातें इफेक्ट होती हैं ये चीज़ें। तो खैर उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बंदे को मैक्सिमम 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक टर्म के अंदर नहीं दी जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन 75 है कि इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंडर्स अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शंस। ठीक है, whoever having been convicted by a court of Pakistan of an offense punishable under chapter 7, chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward, ठीक है, और shall be guilty of any offense punishable under either of those chapter with the imprisonment for the like them shall be subjected for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment or either description for a term which may extend it to 10 years। ठीक है, तो ये चैप्टर जब हम इंशाल्लाह चैप्टर 12 और चैप्टर 17 को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपने उस लेक्चर के अंदर इनको थॉरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 जो अपने अख्ताम को पहुँचता है। ठीक है, इस सारे बात के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई या आप समझते हैं कि आप उसे अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, कोई बात स्किप हो गई है, ठीक है, या किसी बात की एडिंग होनी चाहिए थी वो रह गई है, तो आप जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स eduv.official जो कि इंस्टाग्राम का हमारा ऑफिशियल पेज है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक है, ठीक है, एजुकेशन विजन के नाम से पेज है, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या सबसे आसान हमारा जो ऑफिशियल ईमेल है educationvision.official@gmail.com, वहाँ पे भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला आपकी बात को मुकम्मल जो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करेंगे, उसको आगे पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो हम आपको वेलकम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो वी वार्मली वेलकम टू यू, हम आपको वार्मली वेलकम करते हैं। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम अपना चैप्टर नंबर 4 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।